सभी को राधे राधे। प्रिय मित्रों, क्या आपको भी जीवन में कठिनाई आती है? क्या आपको भी ये एहसास होता है कि आपको भाग्य की कमी है? क्या आपके जीवन में भी आर्थिक परेशानियां आती रहती हैं? क्या आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं? अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो यह कार्यक्रम आपके लिए विशेष है। प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आपके भाग्य का स्वामी जब आपकी कुंडली में बलवान हो जाए तो क्या कहने, परंतु अगर वह भाग्य का स्वामी आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में आ जाए तो आपको परेशानी उत्पन्न अवश्य करता है। प्रिय मित्रों, ये जैसा कि एक लग्न कुंडली का मैंने यहां निर्माण किया है और लग्न कुंडली में हम आपके भाग्य को आपके नवम भाव से देखते हैं। यह आपका लग्न भाव है जिसे हम तनु भाव भी कहते हैं। तो लग्न से नवा भाव जो होता है वह आपका भाग्य स्थान होता है। मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसके लिए उसका एक पोषण करने वाला भाव भी भाग्य भाव ही होता है। इसी भाव से हम आपके पिता को भी देखते हैं, क्योंकि जब आपका जन्म होता है तब आप स्वयं अपने कोई कार्य करने में असमर्थ होते हैं। तब आपके लिए विशेषकर जो धनोपार्जन करता है वह यही भाव होता है। तो इस भाव का महत्व आपके लिए बचपन में तो विशेष है, परंतु बहुत लंबे समय तक आपके जीवन काल में इस भाव का विशेष महत्व बना रहता है, जब तक आपके जीवन में आपके पिता आपके साथ है। प्रिय मित्रों, अगर आपके लग्न कुंडली के स्वामी सौम्य ग्रह हैं, देखिए विशेष बात आपको यहां समझनी है कि भाग्य के जो कारक होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यह उनका कारक भाव होता है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में जब उनकी धनु या मीन राशि पड़ती हो, यानी कि मेष लग्न जिन जातकों का है और कर्क लग्न जिन जातकों का है, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति सदा शुभ होते हैं। तो प्रिय मित्रों, लेकिन यहां पर कोई भी राशि आपकी बनती हो, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई त्रिकोण में, क्योंकि ये त्रिकोण भाव हैं, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। त्रिकोण में नवम सबसे शुभ भाव कहलाता है। तो जब भी नवम पे कोई भी राशि आपकी बनेगी, वह ग्रह आपके लिए हमेशा शुभ परिणाम देगा। यहां पर एक ही बात आपको विचारणीय है कि नवम का स्वामी आपकी लग्न कुंडली में कहां विराजमान है और उसकी बलवानता कितनी है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपके भाग्य का स्वामी आपके लग्न पे ही विराजमान हो जाए, यानी कि आपके पर्सनैलिटी का ये भाव है, यहीं से हम आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व, आपकी आभा को देखते हैं। तो अगर नवमेश, भाग्येश, जिसे हम नवमेश भी कहते हैं और भाग्य भाव का स्वामी यानी कि भाग्येश भी कहते हैं, आपके लग्न पे विराजमान हो जाए तो यह सदा उत्तम स्थिति होती है। यह इसलिए उत्तम होती है क्योंकि कोई भी ग्रह लग्न भाव पे कभी बुरे फल नहीं देता। सिर्फ दो अवस्थाएं हैं लग्न के लिए, यानी कि एक आपके कन्या लग्न और एक वृश्चिक लग्न, जहां आपके भाग्येश आपके लग्न पर नीच अवस्था में आते हैं। यानी कि अगर आपका कन्या लग्न है तो यहां पे आपके 7 नंबर की राशि बनेगी, यानी कि तुला राशि, और ये स्वामी शुक्र आपके लग्न पे नीच के हो जाएंगे। परंतु क्या आपको लगता है कि आपके भाग्येश अगर लग्न पे नीच अवस्था में आ गए तो ये बुरे हो गए? प्रिय मित्रों, भाग्येश कभी भी पूरी तरह से आपके लिए बुरा नहीं होता। नीच का शुक्र भी भाग्येश होने के कारण से धन कमाने के लिए शुक्र महादशा में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यह त्रिकोण भाव है और स्वयं भाग्येश है। तो लग्न पे जब भी आएगा तो आपको शुक्र के जो प्रभाव हैं उनमें न्यूनता रहेगी। नीच होने के कारण उसमें थोड़े परिणाम आपको देखने को अवश्य मिल सकते हैं, परंतु आर्थिक रूप से शुक्र यहां पे सदा अच्छा रहता है। इसी प्रकार अगर आपका वृश्चिक लग्न है और आपकी चंद्रमा, यानी कि यहां 4 नंबर की राशि पड़ती है, तो भी यह चंद्रमा यहां पे शुभ हो जाता है। और अगर कुंडली में अन्य किसी ग्रह की अगर उसे युति या दृष्टि संबंध शुभ मिल जाए तो यह ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होता है। प्रिय मित्रों, अगर कोई पाप राशि भी आपके नवम पे बन जाए,
यानी कि मान लीजिए कि आपका वृष लगन है, तो आपकी 8, 9 और 10 यहां पे मकर राशि बनेगी। तो अगर यही शनि देवता आपके लगन पे विराजमान हो जाए तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। यह आपके भाग्य को बली करता है। सामान्यतः आपको मैं बताऊं कि यहां से हम अगर आपके पिता को देखते हैं और लगन पे ही आपका नवमेश अगर विराजमान हो जाए तो संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं कि आप ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहां आपका पिता सरकारी नौकरी का होगा या अपने कार्य को करता हुआ देखा जाएगा। यह विशेषकर सिद्ध तब होता है जब नवमेश आपका यहां खाली हो या नवम पे कोई शुभ ग्रह इस राशि को भी पुष्ट कर दे, तो आपका पिता अवश्य सरकारी नौकरी से संबंधित होगा। और जब आप राजयोगी परिवार में जन्म लेते हैं तो आपको विशेषकर हर प्रकार की किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है अपने जीवन में। इसलिए नवमेश लग्न पे सदा शुभ जानना। विशेषकर भागेश अगर बृहस्पति हो और लग्न पे ही विराजमान हो जाए, यानी कि कर्क राशि के बृहस्पति लग्न पे विराजमान हो जाए, तो भी यह सर्वोत्तम है। भगवान राम कर्क लग्न में जन्मे हैं, नवमेश उनके लग्न पे विराजमान है, वो अपने पिता के प्रिय हैं। प्रिय मित्रों, अगर नवमेश यानी कि भाग्य का स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भी यह बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पे भागेश को होने से आपको हमेशा आर्थिक रूप से आपको संपन्न बनाएगा। आपको आर्थिक रूप से कभी भी परेशानियां बहुत न्यूनतः देखी जाएंगी। परंतु एक विशेष बात आपको मैं बताऊं कि यह भाव जो होता है, यहां पे पाप ग्रह विशेषकर बहुत अच्छा फल नहीं देते। अगर आपके स्वास्थ्य संबंधित बात मैं करूं तो, अगर धन संबंधित बात है, आपके कार्य क्षेत्र के लिए है, तो यह सदा शुभ होता है। जितना मित्र राशि का नवमेश यहां बैठेगा उतना आपके लिए शुभ हो जाएगा। परंतु पाप ग्रह होने के कारण से यह आपके स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। अगर किसी प्रकार की युति और पाप ग्रहों की दृष्टि इस पे पड़ेगी तो आपको अत्यधिक समस्या हो सकती है। परंतु नवमेश होने के कारण से यह आपको आर्थिक रूप से हमेशा सक्षम रखेगा। ये नवमेश होने के ही परिणाम होते हैं। संभावना बहुत अधिक रहती है कि आपके पिता सरकारी नौकरी के भी हो सकते हैं। जितना यहां नवमेश बलवान, उतनी संभावना अधिक बढ़ जाएगी आपकी। प्रिय मित्रों, अगर आपके नवमेश आपके पराक्रम भाव पे यानी कि तीसरे भाव पे विराजमान हो जाए तो ये कैसा फल देते हैं। यह अपने से 7वीं स्थिति है, तो यहां पर भी आपके भागेश बहुत अच्छे फल करते हुए देखे जाते हैं। जब भी आपके भागेश आपके पराक्रम स्थान पे बैठेंगे, यह भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि यहीं से जो भाग्य का स्वामी होता है वह अपने स्थान को दृष्टि देता है, तो इस भाव के लिए वो शुभ हो जाता है। यानी कि आपके जो व्यवहार है, आपका जो प्यार प्रेम है, अपने पिता से जो आपके संबंध है, वो सदा उत्तम रहेंगे। आपके पिता हमेशा आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे, इसलिए यह स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। देखिए, आपको एक विशेष बात बताता हूं कि बहुत से जातक आप देखना कि जब भी आपके भाग्य का स्वामी आपके पराक्रम पे जाएगा तो आपके पिता या तो सरकारी नौकरी या अपना कार्य करते हुए देखे जाएंगे। 10 में से 7 केसों में आपको विशेषकर यह देखने को मिलेगा। तो यह भाग्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। ठीक है, अगर आपके भाग्य के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, प्रिय मित्रों, केंद्र और त्रिकोण में भाग्य का जाना सदा शुभ होता है, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण सदा लक्ष्मी और विष्णु स्वरूप होते हैं। तो इन भाव में जब भी आपके भाग्य स्वामी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। हां, एक सिद्धांत यहां पे आपको देखने योग्य होगा, क्योंकि ये अपने से 8वीं स्थिति है, तो ये आपको आर्थिक, अगर जितना आपका भाग्येश यहां मजबूत होगा उतना ही आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगा, माता की आयु को बलवान बनाएगा। हो सकता है कि पिता के आयु बल को कमजोर कर दे, पर उसके लिए अन्य बातों को देखना भी आवश्यक है। यहां पे बैठे कोई भी ग्रह बहुत शुभ परिणाम देते हैं। आपको मकान संबंधित, आपको माता के आयु बल से संबंधित, आर्थिक रूप से संबंधित शुभ परिणाम हमेशा करते हुए देखे जाएंगे। अगर आपके भाग्य के स्वामी आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं, यानी कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही विराजमान हो जाए, शिक्षा बल बहुत अच्छा करता है। ऐसे जातक को संतान बाधा नहीं होती,
कभी भी जिसका भी भाग्य का स्वामी पंचम पे आ जाए संतान अवश्य होगी, संतान बाधा, तो ये शुभता ही समझिए आप इसको। पढ़ाई में भी आपको बहुत अच्छा करते हैं, आपके पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे करते हैं, ये जितने शुभ होके बैठेंगे उतने ही शुभ परिणाम आपको भाग्य के मिलने लग जाएंगे। प्रिय मित्रों, मान लीजिए कि आपका मिथुन लग्न है और आपके भाग्य के स्वामी मकर राशि यहां पे पड़ी आपकी, तो भाग्य के स्वामी यहां तुला पे उच्च के हो जाएंगे, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम करेंगे। शनि देवता त्रिकोण के स्वामी, सामान्यतः आपने सुना होगा या बहुत चीजों में पढ़ा होगा कि पाप ग्रह भाग्य के स्वामी नहीं होने चाहिए। हां जी, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि भाग्य हमेशा भाग्य के कारक बृहस्पति होते हैं और सौम्य ग्रह ही भाग्य को पुष्ट करते हैं। परंतु अगर आप, क्योंकि आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, आप किस लग्न में जन्मेंगे यह भी आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए जो भी राशि आपको यहां मिली है वह जहां भी आपके लग्न में विराजमान होगी, बस आपको यह देखना है कि आपके नवमेश कितने शुभ हैं और उससे आपको कितने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो पंचम पे भी अगर आपके भाग्य के स्वामी यहां बैठ जाएं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि तुला का शनि आपका पंचम बैठ जाए, पुत्र संतान की उत्पत्ति कराता है। जातक बहुत अच्छा तार्किक, इंजीनियर या रियल एस्टेट का काम करता हुआ देखा जाता है। हो सकता है कि वो वकालत भी करता हो, परंतु यह बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। पिता के आयु बल से संबंधित मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम पिता के आयु बल को देखते हैं तो हम सिर्फ नवमेश की स्थिति को ही नहीं देखते, वहां पे अन्य ग्रहों की स्थिति को भी विशेषकर देखा जाता है, क्योंकि यह भाग्य है, यही आपका पिता भी है। तो यह आपके पिता की आर्थिक स्थिति, आपको भाग्य कितना अच्छा मिला हुआ है, आपके कार्य कितनी आसानी से बन जाते हैं, आपके पिता आपके लिए कितने सहायक हैं, वह सभी बातें आपके नवमेश की स्थिति और अन्य ग्रहों की दृष्टि या युति संबंध को अवश्य जानने योग्य से पता चलता है। अगर आपके भागेश आपके छठे भाव पे बैठ जाएं तो भी आप बुरा ना माने, क्योंकि भागेश हमेशा शुभ होता है। छठे भाव पे बैठने पे थोड़ी भाग्य की न्यूनता हो सकती है, परंतु कभी कभी जब अच्छी राशि के छठे भाव पे कोई भी आपका भागेश बैठे तो भी परिणाम बहुत अच्छे करते हुए देखे जाते हैं। अगर आपके भागेश आपके सप्तम पे ही विराजमान हो जाए, यह भी एक अच्छी स्थिति है, परंतु यहां पे कभी कभी आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी या आयु बल को ये कमजोर कर सकते हैं। परंतु आर्थिक तौर पे आपका भागेश अगर यहां बैठा है तो अपनी सातवीं दृष्टि से आपके लग्न को पुष्ट करता है, यानी कि आपको आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, आपके लिए नवमेश सदा खड़ा होगा, यानी कि आपके पिता आपके लिए सदा खड़े हैं। अगर पिता किसी कारणवश नहीं है, यानी कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो भी आपको भाग्य सदा यहां से आपके लग्न को देखकर आपको हमेशा प्रेरणा देगा और आपको आगे बढ़ाएगा, आपके कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाता रहेगा। प्रिय मित्रों, अगर आपके भाग्य के स्वामी आपके 8वें भाव में चले जाएं तो ये कैसा फल करते हैं? प्रिय मित्रों, अष्टम स्वाभाविक है कि यहां से हम आपकी परेशानियों को मृत्यु भाव कहलाता है, और जब भी आपके भाग्य का स्वामी आपके 8वें भाव में आता है तो संभावना बहुत अधिक रहती है कि आपको जीवन में परेशानी आए। परंतु जितना अगर शुभ होगा यहां पे आपका भाग्य का स्वामी, तो संभावना बहुत अधिक बढ़ा देता है कि आपके पिता संपन्न होंगे, आपके पिता से आपके जो रिश्ते हैं बहुत मधुर होंगे, आप अपने पिता के बहुत प्रिय भी होंगे। आपके पिता के आयु बल को भी बढ़ाता है। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं कि अगर मान लीजिए कि आपका तुला लग्न है, तो तुला लग्न है तो यहां पे आपकी वृष राशि पड़ी और यहां पे आपकी बुध की राशि पड़ी, तो अगर बुध आपके स्वयं यहां पे बैठ जाएं तो संभावना बहुत अधिक बनाते हैं कि आपके पिता सरकारी नौकरी के हैं। तो ये आपको मैं कुंडली में फलादेश भी समझा रहा हूं। तो जितने शुभ नवमेश यहां बैठेंगे उतना बढ़िया। इसे आप इसका कहीं अर्थ ना लगाएं कि आपके पिता के आयु को कम कर दे, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको बताया कि अन्य बातों को भी विचारणीय होता है। जब हमारे पास में कोई कुंडली आती है तो हम उसको पूरी तरह से देखते हैं कि सारे ग्रह कैसे बैठे हैं, तभी हम उसके ऊपर अपनी फलादेश करते हैं। प्रिय मित्रों, अगर नवमेश नवम पे ही विराजमान हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। वो हमेशा आपको बली रखेंगे, आपके भाग्य को बली रखेंगे, आपको राजयोगी फल देंगे, आपके पिता को भी राजयोगी फल देंगे, आपके हर कार्य में आपको मदद मिलेगी। अगर किसी प्रकार से आपके कोई काम अटक रहे हो तो भी आपको मनोबल बहुत अच्छा रखेंगे और देर सवेर आपको ही विजयी बनाएंगे।
इसलिए भाग्य भाव पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह, चाहे स्वयं बृहस्पति अपनी राशि पे, धनु या मीन राशि पे यहां विराजमान हो जाएं, सदा उत्तम फल करते हैं। पिता से संबंध, पिता से मिलने वाली हर सुविधा को, सहायता को सुगम कर देते हैं ये, और आपको धार्मिक भी बनाते हैं, क्योंकि यहीं से हम आपके भाग्य को, आपके धर्म को भी देखते हैं। तो आपको धार्मिक भी बनाएंगे यहां पे बैठा हुआ स्वग्रही कोई भी ग्रह हो। प्रिय मित्रों, अगर नवमेश आपके दशम भाव, यानी कि ये अब आपका केंद्र भाव आ गया। केंद्र भाव हम कहते हैं लग्न को, चतुर्थ को, सप्तम को और दशम को, ये आपके केंद्र भाव हैं। इन केंद्र भाव में दशम सबसे शुभ भाव होता है, सबसे बलवान भाव होता है। जब भी आपका नवमेश यानी कि भाग्य का स्वामी दशम पे विराजमान होगा तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए भी और आपके पिता के लिए भी। ये आपके पिता को आपसे संबंध मधुर कराएंगे, आपके पिता को राजयोगी फल देंगे सदा, और स्वयं आपको भी कर्मठ बनाएंगे, भाग्य के प्रति समर्पित बनाएंगे। आप कभी भी भाग्य की अवहेलना नहीं कहेंगे। देखिए, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप कर्म को अपने एक्शन से जोड़ते हैं, यानी कि आपने कुछ कार्य किया या नहीं किया, दोनों ही सूरत में आप अपने कर्म को कर रहे हैं। जो लोग कर्म को प्रमुखता देते हैं अच्छी बात है, और भाग्य की अवहेलना करते हैं तो बुरी बात है, क्योंकि कर्म तो आप कर ही रहे हैं। तो क्या आपने कर्म अनुसार सभी चीजें अपने जीवन में पाली? कहीं ना कहीं आपको समस्याएं रहती हैं। आप जो चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हर वस्तु या जो भी आप कार्य सिद्ध चाहते हैं अपना वो हो जाए आपका। कहीं ना कहीं भाग्य अपना फल देता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत बताया है। प्रिय मित्रों, अगर आपके भाग्य के स्वामी आपके एकादशवें भाव में बैठ जाएं, यह भी अच्छी स्थिति है, परंतु कभी कभी पिता के आयु बल को यहां पे कमजोरी होती है। परंतु अगर मित्र राशि है तो बहुत अधिक संभावना है कि आपके पिता राजयोगी भी होंगे, आपके उनसे संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कि आपके पिता सरकारी नौकरी में, विशेषकर आर्मी या आर्मी डिफेंस से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, तो एकादशवें भाव में भी अगर आपका भाग्य का स्वामी गया है, बलवान है, तो आपकी आर्थिक उन्नति को बहुत अच्छा बनाता है। भाग्य का काम है आपकी आर्थिक, आपके भाग्य, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो जब भी आपके भागेश आपके एकादश में हो या किसी भी भाव में हो, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, शुभ राशिगत होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे, शुभ ग्रहों से युक्त होंगे, या अपने से, जैसे ये 8वीं स्थिति ऐसी स्थिति में नहीं भी हो या उनको वक्रत्व प्राप्त हो, तो आपको हमेशा शुभ परिणाम देंगे यहां पे। प्रिय मित्रों, अगर आपके भाग्य के स्वामी आपके द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो भी आप इसे बुरा ना जानना, क्योंकि भाग्य शुभ फल देने के लिए होता है। जितना मित्र राशि पे यहां बैठेंगे उतना शुभ परिणाम देंगे। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आपका वृश्चिक लग्न है और आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा हुए, तो चंद्रमा आपके तुला राशि के यहां पे 12वें घर में विराजमान है। आप में से कई लोग अनुभव करना कि आपके पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपके पिता राजयोगी होंगे, या अगर वो प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो भी बहुत ही व्यवहारिक, और सामान्यतः ब्राह्मण परिवारों में ऐसी अवस्था बनती है। तुला चंद्रमा जो यहां आपकी तुला की बैठी है, ब्राह्मण परिवारों में ऐसे बच्चे बहुत जन्म लेते हैं जिनकी तुला की चंद्रमा 12वें भाव में होती है, उनका पिता ब्राह्मण होता है और बहुत मान सम्मान पदवी मिलती है उस व्यक्ति को, राजयोगी फल देता है, पिता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं बच्चों के, और पिता उनके लिए हमेशा जब तक अपने जीवन काल में उनके लिए सहायक रहता है, पिता का धर्म निभाता है। तो प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने समझा कि भाग्य का स्वामी आपकी कुंडली में कैसा फल करता है। मैंने आपको यहां पे यह भी बताया कि भाग्य के स्वामी के साथ साथ आपको अन्य ग्रहों की स्थिति को भी जांचना आवश्यक है। भाग्य सदा शुभ फल देता है, कभी भी आप उसको अशुभ ना माने, क्योंकि उसका फल सदा कुछ न्यून जरूर हो सकता है पर वह आपकी मदद अवश्य करता है। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।